जय हिंद दोस्तों। डीआर हरीश क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान विषय के मॉडल प्रश्नों को डिस्कस के साथ हल करेंगे। आइए, पहला सवाल जो है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की अगर बात करूं दोस्तों, ये हजामत के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। गाड़ी अवतल दर्पण का उपयोग दोस्तों गाड़ी के हेडलाइट में भी उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको भी नोट करके रखना कि अवतल दर्पण का उपयोग जो है गाड़ी के हेडलाइट में और दाढ़ी बनाने में भी उपयोग किया जाता है और हजमत बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? इसका जो संबंध है दोस्तों, एफ इजिकल टू R/2। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित रहती है? ऑप्शन ए आवृत्ति, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी पी इज इक्वल टू होगा दोस्तों 1/1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 ही होगा। ठीक है, इसमें माइनस होगा कि प्लस होगा, तो इसको नोट करके दोस्तों याद रखना। इसका अगर उत्तल लेंस बोलेगा तो उत्तल लेंस में आप लोग यू पी याद रखना। यू से होता है उत्तल लेंस और पी से होता है पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी 1D। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो इसका दोस्तों हम लोग को पता है कि एफ इजिकल टू हो जाता है 1/4 हो जाएगा। तो इसका जो होगा 1/4 इजिकल टू होता है 0.25। ठीक है दोस्तों, तो 0.25 को हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से गुना होगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, वाहन के अग्र दीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण। ठीक है दोस्तों, इस सवाल को दोस्तों इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका भी सही आंसर होगा दोस्तों वही उत्तल दर्पण को ही। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। मानव नेत्रों के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है? ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी परितारिका, ऑप्शन सी पुतली, ऑप्शन डी दृष्टिपटल। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दृष्टिपटल। ठीक है दोस्तों, कॉर्निया की अगर बात करूं दोस्तों, कॉर्निया जो है ये मानव नेत्रों के नेत्रदान में इसी का इस्तेमाल किया जाता है, कॉर्निया का। ठीक है दोस्तों, और अगर परितारिका की बात करूं, परितारिका जो है इसी को ही इंग्लिश में आइरिस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है? आइरिस। और आइरिस ही है जो मानव नेत्रों के रंग बिरंगे के भागों की पहचान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और अगर दोस्तों पुतली की बात करूं, ये आइरिस के पीछे एक छेद होता है जिसको हम लोग पुतली कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और पुतली जो है ये प्रकाश पर पड़ने वाले रोशनी को संवेदनशीलता का इस्तेमाल होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें अंधेरा पर पड़ने पर यह बढ़ जाता है और प्रकाश पड़ने पर यह सिकुड़ जाती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। सामान्य नेत्रों का दूर बिंदु क्या है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अनंत। ठीक है दोस्तों, अगर सामान्य नेत्रों के दूर बिंदु पूछा जाएगा तो अनंत होगा। अगर यही दोस्तों अगर सामान्यता नेत्रों का निकटतम दूरी पूछा जाए तो ये 25 सेंटीमीटर होगा। ठीक है दोस्तों, ये जो है निकटतम है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। नेत्रों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? ऑप्शन ए दृष्टिपटल, ऑप्शन बी स्वच्छमंडल, ऑप्शन सी परितारिका, ऑप्शन डी पुतली। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी परितारिका। ठीक है दोस्तों, परितारिका। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। मानव नेत्रों में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है?
ऑप्शन ए सीधी आभासी, ऑप्शन बी उल्टा आभासी, ऑप्शन सी सीधा वास्तविक, ऑप्शन डी उल्टा और वास्तविक। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों उल्टा और वास्तविक। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1 किलोवाट निम्न में से किसकी इकाई है? ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी बल, ऑप्शन डी विद्युत धारा। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, यही सवाल बेसिक किलोवाट ऊर्जा में इसको हम लोग इसका इकाई है। ठीक है। शक्ति की अगर बात करूँ दोस्तों, कार्य करने की दर को ही शक्ति कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और बल का एसआई मात्रक जो है न्यूटन है। ठीक है। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है एम्पियर है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। कूलम किसका एसआई मात्रक है? ये जो है ऑप्शन ए विद्युत आवेश, ऑप्शन बी विद्युत धारा, ऑप्शन सी विभवांतर, ऑप्शन डी प्रतिरोध। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विद्युत आवेश। ठीक है दोस्तों, आवेश का एसआई मात्रक कूलम है। और अगर वही बात विद्युत धारा की एसआई मात्रक पूछा जाए तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है एम्पियर है। ठीक है दोस्तों। और वही बात अगर विभवांतर की बात करें, विभवांतर का एसआई मात्रक जो है वोल्ट है। ठीक है दोस्तों। और प्रतिरोध का अगर एसआई मात्रक बोले तो ये ओम है। ठीक है दोस्तों, ओम। क्वेश्चन नंबर 13 है, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है दोस्तों। वही बात करूँ अगर विद्युत जनरेटर की तो ये जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, जल का विद्युत अवघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन डी द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया की बात करूँ दोस्तों, वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनते हैं उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों। विस्थापन अभिक्रिया दोस्तों ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु को कम अभिक्रियाशील धातु के साथ विस्थापित कर देता है, उसी को ही विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों। द्विविस्थापन अभिक्रिया की अगर दोस्तों बात करूँ तो वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक आयनों के आदान प्रदान करके, ठीक है, दो यौगिक का निर्माण करते हैं उसी को ही द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि इसमें एक समीकरण दिया है दोस्तों, तो इसमें बताना है कि दिए हुई अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। तो इसमें हम लोग देखते हैं दोस्तों कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके कॉपर प्लस जल का निर्माण करता है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं दोस्तों हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, दिए गए चित्रों में किस प्रकार अभिक्रिया हो रही है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ हम लोग का जैसे कॉपर सल्फेट जो है ये लोहा के साथ अभिक्रिया करके फेरिक ऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों। तो इसमें से जो है ना अधिक अभिक्रियाशील जो धातु है कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर दे रहा है। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी विस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है? ऑप्शन ए मिथाइल ऑरेंज, ऑप्शन बी फिनापेथिलिन, ऑप्शन सी लिटमस पत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लिटमस पत्र। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, किसी विलयन का पीएच मान 10 है वह निम्नलिखित में से क्या होगा? ठीक है दोस्तों। तो इसका दोस्तों अगर पीएच मान का बात करें तो पीएच मान जो होता है ना 0 से लेके 14 तक होता है। ठीक है दोस्तों, 14 तक होता है। 0 से 7 तक, ठीक है दोस्तों, 0 से 7 तक जो है ये अम्ल होता है। ठीक। और 7 से 14 जो है यह क्षारीय होता है। ठीक है दोस्तों। और 7 के जो बराबर होता है उसको हम लोग उदासीन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्षारीय, जो 7 से 14 के बीच को हम लोग क्षारीय बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें चित्र दिया गया है, इसको सूचित करके मतलब ऑप्शन का आंसर देना है। इसमें जो है दोस्तों ऑप्शन दिया गया है कि हमें हमेशा हाथ साफ रखना चाहिए, हमें प्रयोगशाला में हाथ धोकर जाना चाहिए, ऑप्शन सी हमें अम्लों से हाथ धोना चाहिए, ऑप्शन डी सांद्र अम्ल और क्षार बर्तन को चेतावनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमें प्रयोगशाला में हाथ धोकर जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। इमली में कौन सा अम्ल होता है? ऑप्शन ए साइट्रिक, ऑप्शन बी टार्ट्रिक, ऑप्शन सी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। वही बात अगर साइट्रिक अम्लों की बात करूँ तो ये जो है ना नींबू और संतरा में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों।
वही अगर बात करूँ लैक्टिक अम्लों की, तो लैक्टिक अम्ल जो है ये दूध में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों, दूध में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल जो है, एसिटिक अम्ल जो है ये अचार में पाया जाता है। किसमें दोस्तों? अचार में, अचार एवं सिरका में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। वही बात करूँ अगर टमाटर में दोस्तों, टमाटर में जो है ना, टमाटर में जो है ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है दोस्तों, ऑक्जेलिक, ठीक है दोस्तों, इसको नोट करके रखना। क्वेश्चन नंबर 21, कौन धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, और धातु पूछा गया है तो हम लोग का ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। वही अगर बात करें पारा की, तो पारा जो है ये ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर वही बात अगर सोडियम की करूँ, तो सोडियम जो है इसको हम लोग ऐसा धातु है जो चाकू से हम लोग काटा जा सकता है, ठीक है दोस्तों, चाकू से काटा जा सकता है। अगर वही दोस्तों अगर क्लोरीन की बात करूँ, क्लोरीन जो है ऐसा पानी में इसको शुद्ध करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है दोस्तों, पानी को साफ़ करने के लिए, ठीक है दोस्तों, पानी को साफ़ करने के लिए। अगर दोस्तों पूछा जाए कि कौन सी ऐसी धातु है जो हाथ पर रखने पर पिघल जाती है, तो इसको दोस्तों याद रखना, ये कैडमियम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, कैडमियम। और अगर दोस्तों भारी धातु पूछा जाए, भारी धातु जो है दोस्तों ये ऑस्मिया है, ठीक है दोस्तों, इसको भी नोट करके रखना, ऑस्मिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ठीक है दोस्तों। वही बात करें अगर सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को, इसको जो है दोस्तों खाने वाला सोडा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर पूछा जाए कि खाने वाला सोडा जो है इसको कहा जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है दोस्तों। अगर बात करूँ रासायनिक सूत्रों की, अगर बात करूँ दोस्तों, इसका जो है Na2HCO3, ठीक है दोस्तों। सोडियम कार्बोनेट की अगर रासायनिक सूत्रों की बात करें दोस्तों, Na2CO3, ठीक है दोस्तों। और ऑप्शन नंबर सी जो है सोडियम क्लोराइड, इसी को ही NaCl कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, यानी कि साधारण नमक इसी को ही कहा जाता है NaCl को, ठीक है दोस्तों। सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर रासायनिक सूत्र पूछे तो NaOH, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 है, आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है, ऑप्शन ए परमाणु संख्या, ऑप्शन बी परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन सी परमाणु की संरचना, ऑप्शन डी परमाणु का आकार। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी को परमाणु क्रमांक के आधार पर ही रखा गया है, जैसे 1 2 3, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी कैल्शियम। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम, ठीक है दोस्तों। वही बात करें अगर सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये सोना हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, सोना याद रखिए, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु, ठीक है दोस्तों। और वही अगर गैस की बात करें, कौन सी गैस जो सबसे अधिक क्रियाशील होती है, वो जो है फ्लोरीन है, ठीक है दोस्तों, फ्लोरीन, इसको भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, पृथ्वी की भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहा जाता है, ऑप्शन है ओएस, ऑप्शन बी खनिज, ऑप्शन सी गैंग, ऑप्शन डी धातु क्रम। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी खनिज, ठीक है दोस्तों। और खनिज के बाद ही ये ओएस में ये रहता है, ठीक है, और उसका जो कचरा वाला भाग है उसको गैंग कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह मौजूद है, ऑप्शन ए अल्कोहल, ऑप्शन बी एल्डिहाइड, ऑप्शन सी कीटोन, ऑप्शन डी कार्बोनिक अम्ल। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए एल्कोहल, ठीक है दोस्तों। एल्कोहल के अगर दोस्तों क्रियाशील मूलक पूछा जाए तो ये दोस्तों OH होता है, ठीक है दोस्तों। और वही बात करें अगर एल्डिहाइड की, तो ये जो होता है COH होता है, ठीक है दोस्तों। और वही बात करें अगर कीटोन की, तो कीटोन जो है इसका CO होता है, ठीक है दोस्तों। वही बात करें अगर कार्बनिक अम्लों की, तो ये जो होता है CO और OH होता है, ठीक है दोस्तों। ये जो है क्रियाशील मूलक, इसकी भी नोट करके रखना दोस्तों, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 27 जो है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है, ऑप्शन ए जल का टूटना, ऑप्शन बी ऑक्सीजन का मुक्त होना, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना, ठीक है दोस्तों। इसका जो प्रकाश संश्लेषण में ये सभी होता है, जल का टूटना भी होता है, ऑक्सीजन का मुक्त होना भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भी होता है, लेकिन ये सवाल पूछा गया नहीं होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, इसका 27 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 है, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है, ठीक है दोस्तों। इसका जो फ्लोएम जो है ना दोस्तों, ये खाद्य परिवहन में संरक्षण परिवहन करता है, ठीक है दोस्तों। फ्लोएम जो है खाद्य परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये दोस्तों ये नीचे से भी ऊपर जाता है और ऊपर से भी
नीचे आता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऊपर और नीचे दोनों होगा। ठीक है दोस्तों। और इसी से ही रिलेटेड और एक सवाल पूछा जाता है, जो जाइलम है, जाइलम जो है दोस्तों, जाइलम का भी पूछा जाता है। जाइलम जो है दोस्तों ये जल का परिवहन करता है। ठीक है दोस्तों, ये जल का परिवहन करता है। ठीक है दोस्तों। 29 नंबर क्वेश्चन है, विक्रिया के रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विक्राणु कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। वही बात करें अगर कोशिका की, तो कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने किया था और इसका 1665 ईस्वी में इसकी खोज किया गया था। ठीक है दोस्तों। और वही बात करें अगर डायलिसिस की, डायलिसिस जो है ये किडनी से संबंधित बीमारी होता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। ऑप्शन ए ऑक्सीन, ऑप्शन बी जिबरेलिन, ऑप्शन सी एथिलीन, ऑप्शन डी प्लासिटोकिनिन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एथिलीन। ठीक है दोस्तों। वही बात करें अगर ऑक्सीन की, इसकी खोज जो है डार्विन ने किया था। ठीक है दोस्तों, इसकी खोज डार्विन ने 1880 में किया था। ठीक है दोस्तों। इसका जो कार्य है दोस्तों पत्तियों एवं फूलों के झड़ने पर नियंत्रण रखता है। ठीक है दोस्तों, नियंत्रण रखता है। ठीक है, ऑक्सीजन का। वही बात करें अगर जिबरेलिन की, तो जिबरेलिन जो है दोस्तों इसकी खोज जो है दोस्तों कुरोसोवा ने किया था। ठीक है दोस्तों, कुरोसोवा ने किया था। ठीक है दोस्तों। और इसका मुख्य कार्य जो है दोस्तों पौधों की लंबाई बढ़ाने में ये सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, पौधों की लंबाई में बढ़ाने में यह सहायता करती है। ठीक। वही दोस्तों अगर बात करें प्लासिटोकाइनिन की, यह जो है कोशिका विभाजन में, ये कोशिका विभाजन में एवं विकास में ये मदद करता है। ठीक है दोस्तों, विकास में ये मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, एस्ट्रोजन स्रावित होता है। ठीक है, ऑप्शन ए अंडाशय द्वारा, ऑप्शन बी थायराइड द्वारा, ऑप्शन सी वृषण द्वारा, ऑप्शन डी पिट्यूटरी द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों अंडाशय द्वारा। ठीक है दोस्तों। एस्ट्रोजन जो है ये मादा हार्मोन है। ठीक है दोस्तों, ये जो है मादा हार्मोन है। वही बात करें अगर थायराइड की, थायराइड जो है ये गला में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये गला में पाया जाने वाला हार्मोन है। ठीक है, जो थायराइड को कम करता है। वही बात करें अगर वृषण की, तो वृषण में जो है ना, वृषण में एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन। और ये जो है ये नर के लिए है, नर में पाया जाता है ये हार्मोन। ठीक है दोस्तों। पिट्यूटरी ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, मास्टर ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, नर युग्म और मादा युग्म के संलग्न को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए परागमन, ऑप्शन सी जनन, ऑप्शन डी मुकुलन। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, निषेचन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, दिए गए चित्रों में कौन सा जनन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये जो है दोस्तों ये हाइड्रा में मुकुलन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, हाइड्रा में मुकुलन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, मुकुलन द्वारा। ठीक है दोस्तों। वही बात करें अगर द्विखंडन की, तो ये जो है अमीबा में इसका जन्म जो होता है ये द्विखंडन के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, द्विखंडन के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, पक्षी और चमगादड़ के पंख है। ऑप्शन ए समझात अंग, ऑप्शन बी अवशेष अंग, ऑप्शन सी जीवाश्म अंग, ऑप्शन डी असमजात अंग। ठीक है दोस्तों, पक्षी और चमगादड़ का जो पंख होता है वो समरूप होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी असमजात अंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 है, मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मटर के पौधे का इस्तेमाल प्रयोग किया गया था। ठीक है दोस्तों। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है। सांप, मेढक, घास और ग्रास ऊपर। ठीक है दोस्तों, ये उत्पाद जो है दोस्तों ये घास है। ठीक है दोस्तों, ये प्राथमिक प्रथम पोषी में आता है घास। 37 नंबर क्वेश्चन है, किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है। तो ये प्रथम पोषी स्तर पर ही होता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 है, ओजोन परत के उपचयन के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, CFC। ठीक है दोस्तों, ओजोन का अगर रासायनिक सूत्र बोलेंगे तो O3 है। ठीक है दोस्तों। और ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, समताप मंडल में पाया जाता है। और ये सूर्य के पराबैंगनी विकिरण को ओजोन जो है बचाती है। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए लकड़ी है, गोबर गैस है और कोयला है, तो नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है। ठीक है दोस्तों। जैव ऊर्जा किसको कहा जाता है, जो जीवित वस्तु से निर्मित होता है। ठीक है दोस्तों।
वही बात करूँ अगर गोबर गैस की, गोबर गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। और कोयला जो है ये अनवीनीकरण संसाधन है। ठीक है दोस्तों, संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 40 जो है, पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 15 मीटर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों मेरा मेहनत पसंद आया दोस्तों तो एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी नोटिफिकेशन पहुँचे आप लोग तो पहुँचते रहे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।